हेलो एंड वेलकम। सीरीज़ की थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग की। बेसिकली ये पूरी मशीनिंग प्रोसेस भी थ्योरी ओरिएंटेड होता है, लेकिन इसमें एक न्यूमेरिकल होता है जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट से वो मेनली एसोसिएटेड है। तो अगर आपको वो चीज़ पढ़ना है, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो क्वेश्चन करा दूंगा। अदरवाइज़ इसमें थ्योरी रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही मेनली पूछे जाते हैं और एग्जाम में इसको पूरे प्रोसेस को पूछा जाता है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इसके डायग्राम के बारे में, उसके बाद थोड़े इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। डायग्राम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे तो कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले हमारी 3 फेज सप्लाई है, उससे कनेक्टेड रहता है रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर के बाद हमारा आता है करंट कंट्रोलर। करंट कंट्रोलर के बाद ये होता है सर्वो कंट्रोलर। और ये हमारा टूल है, ये हमारा वर्क पीस है। और ये वर्क पीस जो इमर्स्ड है वो इमर्स्ड है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस किस तरीके से हैपन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, जब हम मैं बेसिक इसकी वर्किंग बता दूं तो इसमें जो मशीनिंग होती है वो होती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेल्टिंग एंड इवेपरेशन। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ये क्वेश्चन बन सकता है फॉर योर एमसीक्यू टाइप में कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में जो आपकी मशीनिंग होती है वो ऑन बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल। तो ये बेस होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेल्टिंग एज वेल एज इवेपरेशन। तो ये हमने समझ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल किस तरीके से हमारी मशीनिंग हो रही है, किस तरीके से मेल्टिंग हो रही है वर्क पीस की और इवेपरेशन हो रहा है। तो हमारा जो इसके अंदर हम जो टूल मटेरियल होता है, जो टूल मेटल होता है, जनरली वो कास्ट आयरन हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, उसे हम लेते हैं एज अ कैथोड। दैट मीन्स जो टूल होता है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, टूल को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से। और जो हमारा वर्क पीस होता है उसको हम लेते हैं एनोड। ठीक है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वर्क पीस ज़्यादा कंडक्टिंग हुआ तो मटेरियल रिमूवल रेट कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो वर्क पीस को हम लेते हैं एज एन एनोड और इसे हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ, जो 3 फेज सप्लाई उसको ऑन करता हूँ, तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्मॉल गैप होता है, गैप फॉर आर्क जनरेशन। ये गैप हम इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हम इसके बीच में आर्क को जनरेट कर पाए। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं बिटवीन टूल एंड द वर्क पीस, तो उस स्मॉल गैप के अंदर क्या क्रिएट होता है, आर्क क्रिएट होता है, प्लाज्मा क्रिएट होता है। और उस प्लाज्मा की वजह से हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। और वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, वो सब स्ट्राइक करते हैं टुवर्ड्स वर्क पीस। और वर्क पीस में वो क्या करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं। और हीट जनरेशन से क्या होता है, वर्क पीस में मेल्टिंग और इवेपरेशन का प्रोसेस होता है, जिससे हमारी रिक्वायर्ड मशीनिंग मतलब हम अपनी रिक्वायर्ड मशीनिंग को कर पाते हैं। अब इसमें एक चीज़ आती है कि यार जब मैं इससे मशीनिंग कर रहा हूँ तो जैसे जैसे मेरा जो टूल है वो मशीनिंग करता रहेगा, यहाँ से मशीनिंग होती रहेगी आर्क की वजह से वर्क पीस में, तो टूल में भी तो थोड़ी इवेपरेशन या मेल्टिंग होगी। तो हाँ ज़रूर, टूल में भी होता है, कैथोड में भी होता है, बट उतनी क्वांटिटी में नहीं होता है जितना वर्क पीस में होता है। तो टूल भी हमारा थोड़ा थोड़ा जो होता है वो इरोड होता है, मेल्ट होता है, इवेपरेट होता है, बट इतना नहीं होता है जितना वर्क पीस होता है। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस होता है। जैसे जैसे ये वर्क पीस मेल्ट करता होता है तो उससे क्या होता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा वर्क पीस मेल्ट करेगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर टूल अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा, अगर वर्क पीस अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा, तो दोनों की बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे इसकी मेल्टिंग होती जाएगी तो बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ को, उस आर्क की डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्वो कंट्रोलर यहाँ पे लगाते हैं टूल के साथ। तो जैसे जैसे यहाँ पे मशीनिंग होती रहेगी वर्क पीस की, ये सर्वो कंट्रोल क्या लेगा, इस जो टूल है, जो टूल इलेक्ट्रोड है, उसको धीरे धीरे फ्रंट में मूव करता रहेगा। मतलब ये मूवेबल इलेक्ट्रोड होती है। सर्वो कंट्रोलर की हेल्प से हम इस डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। जो वर्क पीस और इसके बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो हम सर्वो कंट्रोलर की हेल्प से उस टूल को नीचे मूव करा सकते हैं ताकि फिर से आर्क जनरेशन की डिस्टेंस मेंटेन हो जाए। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा वर्क होता है। इसके अंदर यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है, ये देख सकते हैं 2 पैरेलल लाइंस, दिस इज अ कैपेसिटर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज होता है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज हम प्रोवाइड नहीं करते, इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज। फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज का मतलब मेनली ये है कि कैपेसिटर जो होता है वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ
चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होता रहता है तो ये पूरा प्रोसेस होता है, चार्जिंग होती रहती है, और जब ये अपनी थ्रेशोल्ड से आगे बढ़ जाता है वोल्टेज, तो ये कैपेसिटर झट से डिस्चार्ज कर देता है, और वो डिस्चार्ज कहाँ जाता है, इन द टूल। और जो हमारा जो टूल होता है वो उस डिस्चार्ज की हेल्प से क्या जनरेट कर पाता है, आर्क को। तो इस तरीके से हमारे कैपेसिटर का काम भी हो गया, सर्वो कंट्रोलर का काम भी हो गया। रेक्टिफायर हमारा जो क्या करता है, फ्लक्चुएटिंग एसी आता है उसको नॉन फ्लक्चुएटिंग में, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमारा काम होता है इन सारे कंपोनेंट्स का, और इस तरीके से हमारा प्रोसेस हैपन होता है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो आर्क जनरेट होता है उससे कितनी हीट जनरेट होती है। तो वो हीट अप्रॉक्सीमेटली आप उसको इन टेम्परेचर बता सकते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जनरेट होता है। 1000 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब अच्छे खासे जो मेटल्स हमने कवर कर लिए उनके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा ही हमारा टेम्परेचर जनरेट होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो इस प्रोसेस में हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो इरोजन ऑफ मेटल है बाय स्पार्क डिस्चार्ज, मतलब इसमें जो इरोजन होता है वो होता है बिकॉज ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज। जो हम स्पार्क यहाँ पे जो आर्क के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं उसके थ्रू हमारा इरोजन होता है इन वर्क पीस, और उसके थ्रू ही हमारी मशीनिंग होती है। और सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा इसके अंदर जो प्रोसेस ऑफ मशीनिंग है, जो मेन प्रिंसिपल ऑफ मशीनिंग है वो है हमारा क्या, इवेपरेशन एंड मेल्टिंग। इवेपरेशन एंड मेल्टिंग के थ्रू यहाँ पे मशीनिंग होती है। उसके बाद जो वॉल्यूम रिमूवल रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁻14 mm³ है, ये ध्यान रख सकते हो आप। वोल्टेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 50 वोल्ट टू 380 वोल्ट, ये भी ध्यान रखना है आपको। और जो करंट होता है वो 0.1 टू 500 एम्पियर है, ये भी ध्यान रखना है। ये चीज़ें एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, एमसीक्यू रिलेटेड ये इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग की। तो सबसे पहला है इन मोल्ड मेकिंग एंड डाई इंडस्ट्री। मोल्ड मेकिंग और डाई इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इन डाई सिंकिंग हम यूज़ लेते हैं इसको। और सेकंड है इन प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे ऑटोमोबाइल हो गए या एरोस्पेस से रिलेटेड हो गए, तो उसके अंदर भी हम इस प्रोसेस का यूज़ लेते हैं जब हमको प्रोटोटाइप क्रिएट करना होता है। यूज़ टू क्रिएट स्मॉल होल्स, जब हमको स्मॉल होल्स क्रिएट करने होते हैं तब भी हम इस प्रोसेस का यूज़ लेते हैं। यूज़ टू डिसइंटीग्रेट पार्ट लाइक स्टड्स, ड्रिल्स, बिट्स एंड बोल्ट्स। सो ड्रिल बिट अगर हो गया, स्टड्स हो गया, बोल्ट्स को अगर हमको डिसइंटीग्रेट करना है, अगर इनको हमको अलग करना है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, लेकिन हम उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के हेल्प से इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके कुछ एप्लीकेशन। अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में कि इस प्रोसेस का क्या एडवांटेज है। तो दिस प्रोसेस कैन मशीन थिन फ्रेजाइल सेक्शन, मतलब जो कि बहुत ही पतले और फ्रेजाइल है, मतलब वो जल्दी से टूट सकते हैं, वो जल्दी से ख़राब हो सकते हैं, उन सेक्शंस को ये इजीली मशीन कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक इसका एडवांटेज हो गया। इट इज़ बर फ्री प्रोसेस, मतलब इसके अंदर कोई बर जनरेट नहीं होंगे, एक्स्ट्रा थिन एजेस जनरेट नहीं होगी, ये भी इसका एक एडवांटेज है। थर्ड इज योर डेलिकेट सेक्शन कैन बी मशीन्ड एज इट डजेंट इन्वॉल्व एनी कॉन्टैक्ट, बिकॉज जो टूल है और हमारा वर्क पीस है उसके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो कई बार कुछ हमें डेलिकेट वर्क पीसेस होते हैं, उनकी मशीनिंग अगर हमें करनी है तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस हम उसको ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। थर्ड, इट कैन प्रोड्यूस टेपर्ड होल्स, अगर हमें टेपर्ड होल्स प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए भी एक अच्छा प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखिए, आपको देखते ही पता पड़ रहा है कि इसके अंदर जो दोनों, अगर हमारा वर्क पीस या फिर जो हमारा टूल है, अगर वो नॉन कंडक्टिंग हुआ तो हम इस प्रोसेस को यूज़ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंडक्टिंग मटेरियल होगा, उसी के बीच में हम आर्क जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज आर्क जनरेशन इज़ नॉट पॉसिबल, और अगर आर्क जनरेशन ही पॉसिबल नहीं है तो हम इस प्रोसेस को ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर कंडक्टिव मटेरियल्स, अगर हमारा मटेरियल कंडक्टिंग नहीं है तो हम मशीनिंग नहीं कर सकते। सेकंड इज़ योर लो मटेरियल रिमूवल रेट, इसकी मटेरियल रिमूवल रेट बहुत कम है। थर्ड इज़ योर मोर टूल वियर हाई पावर कंजम्पशन, मतलब इसमें टूल वियर बहुत ज़्यादा होगा, तो मतलब एज़ कम्पेरेटिव टू अदर प्रोसेसेस इसमें टूल वियर थोड़ा ज़्यादा है, और इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर हमें रिक्वायर्ड होती है। हमें इसमें बेसिकली जो सारा काम है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रहा है, तो इसमें थोड़ी पावर हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। जहाँ तक कि मैंने बात करी, इसका एक न्यूमेरिकल होता है, इसके अंदर एक न्यूमेरिकल आता है जनरली,
लेकिन वो मेनली रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट से। तो अगर आप वो करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो क्वेश्चन इजीली करके बता दूंगा। इतना टफ नहीं है, बट वो मेनली रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट से। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पे। हाँ, उसमें ज़रूर एक न्यूमेरिकल है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वो कई बार पूछा जाता है इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं, तो उसको हम करेंगे। खैर, इस वीडियो का अंत यहीं होता है और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो एज ऑलवेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।